नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, हम लोग 10th क्लास की ये जो नवा चैप्टर है नागार्जुन, इस कविता के बारे में चर्चा कर रहे थे। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसके अंदर आप लोगों ने नागार्जुन जी का जीवन परिचय और कल और आज कविता की जो शॉर्ट समरी है वो मैंने आपको समझाई थी। तो आज इस वीडियो के अंदर ये दोनों जो कविताएं हैं इनका हिंदी अनुवाद हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो बात ये देखिए कि ये जो इनकी पहली कविता है कल और आज, इसमें ग्रीष्म ऋतु के बाद जब वर्षा ऋतु का आगमन होता है उसका वर्णन कर रहे हैं कि आज से पहले यानी कि कल जब भीषण गर्मी पड़ रही थी तो जो किसान हैं वो निराश और हताश होकर के प्रकृति को या भगवान को कोसते रहते थे या उसे गालियां देते रहते थे कि कब ये भीषण गर्मी समाप्त होगी। लेकिन आज, ठीक है, तो आज का वर्णन बाद में होगा, पहले कल का वर्णन कर रहे हैं यानी ग्रीष्म ऋतु का। तो यहाँ इस कविता का मैं वर्णन कर लूँ उससे पहले यार एक बार नोट और करते चल रहे हैं कि अभी कल तक यानी वर्षा ऋतु आने से पहले जब गर्मी पड़ रही थी भीषण, तो अभी कल तक गालियां देती तुम्हें। अब गालियां देती तुम्हें का मतलब है प्रकृति को या भगवान को, यानी कि जो कवि नागार्जुन हैं वो ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अभी वर्षा ऋतु आने से पहले कल, अर्थात जब ग्रीष्म ऋतु थी तब तक ये जो हताश खेतीहर हैं, हताश मतलब निराश, हताश यानी कि जो निराश, खेतीहर का मतलब है किसान, तुम्हें गालियां देते थे। किसे? इस प्रकृति को या ईश्वर को, कि इतनी भीषण गर्मी होने की वजह से हर तरफ इस संसार में त्राही त्राही मची हुई थी। सबके चेहरों पर एक हताशा और निराशा का भाव छाया हुआ था। तो निराश और दुखी किसान आज से पहले यानी कल तक, अभी कल तक तुम्हें गालियां देते थे, अर्थात भीषण गर्मी होने की वजह से इस प्रकृति को या ईश्वर को कोसते रहते थे, उसे भला बुरा बोलते रहते थे। अभी कल तक धूल में नहाते थे। अब देखिए, मैंने आपको सब वर्णन कर दिया कि ये जो 3 पंक्तियां हैं इनके अंदर हम किसान के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब ये देखिए, अभी कल तक धूल में नहाते थे, मिट्टी में नहाते थे गौरैयों के झुंड, यानी पक्षियों के जो समूह हैं। इन 3 लाइनों के अंदर किसकी बात हो रही है? पक्षियों की। कि अभी कल तक जो पक्षी मिट्टी में नहाते थे यानी धूल के अंदर लोट-पोट करके स्नान करते थे, अभी कल तक, अब तीसरे बारे में बात आ रही है, अभी कल तक पथराई हुई मतलब पत्थर के समान कठोर हो गई, पथराई हुई थी धनहर खेतों की माटी, यानी खेतों की जो मिट्टी है अभी कल तक बिल्कुल वीरान और उजाड़पन उनमें छाया हुआ था। तो यहाँ किसकी बात हो रही है? खेत की बात हो रही है। किसान, पक्षी, खेत, 3 चीज़ों का वर्णन चल रहा है। अंत में देखिए, अभी कल तक धरती की कोख में दुबके पड़े थे मेंढक, यानी मिट्टी के अंदर जो मेंढक है वो दुबके पड़े हुए थे। तो यहाँ
किसकी बात हो रही है? मेंढक का वर्णन चल रहा है कि मेंढक जब बारिश होती है तो उस समय मेंढक आपको दिखाई दे जाते हैं, लेकिन जब वर्षा नहीं है तो मेंढक मानो मिट्टी के अंदर कहीं दुबक करके बैठे हुए हैं, छिप करके बैठे हुए हैं। उदास और बदरंग था आसमान, और अभी कल तक जो आसमान है वो बिल्कुल उदास और बदरंग था, बेरंग का था, बदरंग था आसमान। ठीक है, तो ये जो अंतिम लाइन अलग ही ध्यान रख लेंगे, इसमें आसमान की बात हो रही है। तो कुल मिलाकर देखिए किन चीज़ों का वर्णन हो रहा है। पढ़ने का तरीका बिल्कुल इस तरह से होना चाहिए बच्चों। यहाँ पहले किसानों का वर्णन चल रहा है, पक्षियों का चल रहा है, खेत का, मेंढक का, आसमान का। ये जो पंक्तियाँ हम लोग पढ़ रहे हैं इनके अंदर किस चीज़ का वर्णन चल रहा है बच्चों? इनके अंदर ग्रीष्म ऋतु का वर्णन चल रहा है। किसका वर्णन चल रहा है? ग्रीष्म ऋतु का। अब देखिए ग्रीष्म ऋतु का वर्णन कवि ने जो किया है उसे अपने शब्दों में लिखो। इस टाइप का क्वेश्चन भी बन सकता है आप लोगों के लिए। तो उस समय आपको ये बताना आना चाहिए कि जब गर्मी पड़ती है तो भीषण गर्मी की तपन से जो किसान हैं वो उदास और निराश हो जाते हैं, और उस भीषण गर्मी की वजह से प्रकृति को, ईश्वर को हमेशा कोसते रहते हैं, उसे भला बुरा बोलते रहते हैं। और जो पक्षी हैं वो मिट्टियों में नहाते रहते हैं, मिट्टी धूल में स्नान करते रहते हैं, और खेत बिल्कुल सूख कर उजाड़ या वीरान से लगते हैं, और मेंढक उस गर्मी से बचने के लिए मिट्टी के अंदर दुबके पड़े रहते हैं। और तेज भीषण गर्मी होने की वजह से आसमान भी बेरंग का, बदरंग दिखाई देता है। इस तरह ग्रीष्म ऋतु का आप पूरा वर्णन अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब वापिस से पूरा वर्णन देखिए। जब आप इसकी व्याख्या करेंगे, मान लीजिए पद आ गया एग्जाम में और आपको व्याख्या करनी है, तो आप इसमें क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ नागार्जुन के द्वारा रचित कल और आज कविता शीर्षक से लिया गया है। इस पद में कवि नागार्जुन ने ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया है और बताया है कि ग्रीष्म ऋतु में किसान उदास और हताश हो जाता है। पक्षियों का समूह धूल मिट्टी में स्नान करता हुआ नजर आता है, और जो खेत हैं वो बिल्कुल वीरान और उजाड़ दिखाई देते हैं। मेंढक मिट्टी के अंदर कहीं दुबक करके बैठे होते हैं, और आसमान बिल्कुल बेरंग, बदरंग का दिखाई देता है। इस तरह से आप वर्णन करेंगे और फिर इसकी व्याख्या कर देंगे। ठीक है, तो वापिस सुनिएगा बच्चों कि कवि नागार्जुन यहाँ इस पद के अंदर वर्षा ऋतु के प्रारंभ होने से पहले, अर्थात कल के प्राकृतिक परिवेश का वर्णन कर रहा है। कल के प्राकृतिक परिवेश का मतलब वर्षा ऋतु आरंभ होने से पहले तो क्या रहेगी? वो ग्रीष्म ऋतु रहेगी। तो वहाँ के प्राकृतिक परिवेश का वर्णन करते हुए कहता है कि अभी कल तक जो किसान जो उदास, हताश और निराश किसान जो थे, वो इस भीषण गर्मी के वजह से इस सारी प्रकृति को या ईश्वर को गालियां देते थे या उसे कोसते रहते थे। बिल्कुल सिंपल है। और अभी कल तक धूल में नहाते थे गोरैयों के झुंड, और अभी कल तक अर्थात वर्षा ऋतु आने से पहले इस ग्रीष्म ऋतु के अंदर जो पक्षियों का समूह है वो मिट्टी में स्नान करता हुआ नजर आता था। और अभी कल तक पथराई हुई थी धनहर खेतों की माटी। धनहर खेतों की माटी अभी कल तक धरती की कोख में डूबके पड़े थे मेंढक, और उदास और बदरंग था आसमान। तो ये जो कविता है इसका अनुवाद हम लोग पूरे अच्छे ढंग से पढ़ चुके हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ आज के बारे में, यानी कि ये तो कल यानी कि ग्रीष्म ऋतु का वर्णन आया है, और सेकंड जो पार्ट इसका शुरू होता है बच्चों वो होता है और आज यानी कि यहाँ पर अब वर्षा ऋतु का वर्णन होता है। किसका होता है? वर्षा ऋतु का। तो एक बार मैं दोनों भी आपको एक साथ और समझा दूंगा। तो देखिए यहाँ पर कह रहे हैं और आज का मतलब है कि जब आज वर्षा ऋतु आ गई है तो वर्षा ऋतु के आगमन से ऊपर तन गए हैं तुम्हारे तंबू।
अब एक चीज़ तो ये समझ लीजिए बच्चों कि यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया है। किसका प्रयोग किया है? रूपक अलंकार का प्रयोग हो रहा है इस कविता के अंदर। तो ये रूपक अलंकार मैं आपको एक बार समझा देता हूँ ताकि ये कविता पढ़ने में भी आपको आनंद आए और चीज़ों को आप अच्छे से समझ सके। तो देखिए बच्चों, रूपक अलंकार क्या होता है कि जब उपमेय को, किसको? उपमेय को उपमान पर बिना किसी भेद के आरोपित कर दिया जाता है। यानी जब किसी एक वस्तु को, यानी ये जो साधारण वस्तु है उसे असाधारण वस्तु के ऊपर आरोपित कर दिया जाता है तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। ऐसे आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब भी कोई काव्य लिखा जाता है तो वहाँ उस काव्य में कोई भी नायक या नायिका होती है तो उसके जो शरीर के अंग हैं या उसका जो मुख, बोली, भाषा, हृदय, यानी जो मनुष्य के जीवन से जुड़ा हुआ जो बातें होती हैं वो हम किस में लेते हैं? साधारण चीज़ों में। और उसकी तुलना जो है प्रकृति के साथ करते हैं। तो जो प्रकृति होती है, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, नदी, तालाब, झरने, सूर्य, चंद्रमा, ये जैसे प्रकृति जो होती है इनके साथ हमेशा तुलना की जाती है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि भाई सीता जी का मुख सुंदर है, लेकिन इसी बात को कहूँ मैं कि सीता जी का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो ये लाइन सुनने में थोड़ी आपको अच्छी लगेगी। तो इस तरह से आप देखिए कि यहाँ उपमेय का मतलब होता है जिसकी तुलना की जाती है और उपमान का मतलब होता है जिसके साथ तुलना की जाती है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि और आज ऊपर ही ऊपर तन गए हैं तुम्हारे तंबू। यहाँ तंबू किसके लिए आया है कि घटा, जब बारिश होती है, वर्षा होती है तो आसमान में काली काली घनघोर घटाएं छा जाती हैं। तो यहाँ कवि कहते हैं कि कल तक, यानी वर्षा ऋतु आने से पहले कल तक ये सारी धरती उस भीषण गर्मी से झुलस रही थी, लेकिन आज जब वर्षा ऋतु का आगमन हुआ है तो ऊपर ही ऊपर आसमान में तंबू रूपी तुम्हारी घनघोर घटाएं जो हैं तन गई हैं। यानी जो बादल हैं, घटाएं हैं, वो तंबू के समान आसमान में तन गए हैं। तो उस चीज़ को लिखा है। तो यहाँ पर तंबू का मतलब है घटाएं या बादल। ठीक है, तो इस तरह से आप पूरा ये जो कविता है इसको आप एक रूपक के रूप में पढ़ते हुए चलेंगे। और आज ऊपर ही ऊपर तन गए हैं तंबू। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो घटनाक्रम है वही 3-3 लाइनों का चलेगा। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? बादल की या फिर घटा। ठीक है, बादल या घटा की बात चल रही है। और आज छमका रही है पावस रानी। अब ये जो पावस रानी है, वर्षा ऋतु, वर्षा रूपी कोई सुंदर नारी छमका रही है, छम छम करके अपनी पायल बजा रही है। इसका मतलब है, देखो, बूंदा बूंदियों की अपनी पायल, बूंदा बूंदियों की अपनी पायल। मानो वर्षा रूपी कोई सुंदर स्त्री छम छम करती हुई अपनी पायल बजा रही है। अब कैसे बजा रही है? यानी वर्षा होती है तो उसके होने से बूंदों की आवाज़ आती है। बारिश की जो बूंदें होती हैं वो पड़ती हैं छम थम, तो बारिश के बूंदों की जो आवाज़ है वो ऐसे लगता है मानो वर्षा रूपी एक स्त्री, एक सुंदर नारी अपनी छम छम करके पायल बजा रही है। तो यहाँ पर वर्षा जो है इसे एक किसका क्या कहा है? इसको सुंदर स्त्री, सुंदर नारी।
ठीक है। और यहाँ पर ये जो बूंदा बूंदी हैं, यानी जो बूंदें पड़ रही हैं, बारिश होगी तो क्या पड़ेंगी, बारिश की बूंदें पड़ेंगी, और उन बारिश की बूंदों के पड़ने से छम छम करती हुई आवाज़ आ रही है, मानो ये सुंदर स्त्री जो है क्या बजा रही है, अपनी पायल बजा रही है, उनके पायल के बजने की आवाज़ आ रही है। तो ये एक रूपक अलंकार के रूप में वर्णित कर रहे हैं। यानी यहाँ सुंदर नारी किसको कहा है, पावस को, यानी वर्षा ऋतु को। और जो बूंदा बूंदी यानी जो बारिश होगी तो उसकी जो बूंदें हैं उनको पायल की आवाज़ कहा है, कि पायल की आवाज़ छमका रही है। ठीक है, तो यहाँ इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि बादल या घटा किसको कहा गया है, तंबू तन गए हैं। यानी बादल और घटा को क्या बोला गया है, तंबू। आप इसको ऐसे समझें कि यहाँ तंबू शब्द का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। और तंबू का मतलब आप जानते हो कि यहाँ घटा या बादल के लिए लिया है, और पावस यानी वर्षा ऋतु जो है उसे एक सुंदर नारी के रूप में चित्रित किया है। आगे सुनिए, और आज चालू हो गई है, चालू हो गई है झिंगुरों की शहनाई अविराम। अविराम का मतलब होता है बिना रुके, और मानो जो झिंगुर हैं वो बिना रुके शहनाई की तरह आवाज़ कर रहे हैं, शहनाई बज रही हो ऐसी वो झिंगुर जो है आवाज़, यानी बारिश के अंदर जो झिंगुर हैं वो आ जाते हैं, और उनकी जो ध्वनि है उसे कहा है कि वो अविराम बिना रुके शहनाई की तरह बज रहे हैं। और आज जोरों से कूक पड़े, जोरों से कूक पड़े, कूक पड़े मतलब बोल पड़े, नाचते थिरकते मोर, नाचते थिरकते मोर। और आज आ गई वापस जान दूब की झुलसी शिराओं के अंदर। यानी कि दूब यानी घास, घास का जो अग्रभाग होता है वो गर्मी के कारण से जो बिल्कुल हताश निराश हो गया था, उसकी जान चली गई थी, सूख गया था, किंतु बारिश पड़ने से, वर्षा होने से वापस उनमें जान आ गई हो। दूब की झुलसी सिराओं के अंदर, दूब यानी घास के जो अग्रभाग हैं जो गर्मी के कारण से झुलस गए थे, उनके अंदर मानो फिर से जान वापस आ गई है, लौट आ गई हो। और आज विदा हुआ चुपचाप, विदा हुआ चुपचाप ग्रीष्म। और वर्षा ऋतु आने से जो ग्रीष्म ऋतु है वो चुपचाप क्या हो गया है, विदा हो गया है, समेट कर अपने लाव लश्कर। अपने लाव लश्कर का मतलब है बच्चों अपने साजो सामान सभी को इकट्ठा करके, और मानो वो विदा हो गया है। अर्थात जैसे ही वर्षा होती है तो जो गर्मी है वो समाप्त हो जाती है, ग्रीष्म का समापन हो जाता है। तो यहाँ वापिस एक बार सुन लीजिए कि कवि नागार्जुन जी इस पद के अंदर, इन पंक्तियों के अंदर वर्षा ऋतु के आगमन का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब ग्रीष्म ऋतु की बीत जाती है तो वर्षा ऋतु के प्रारंभ होने से आकाश में बादलों की घटा रूपी तंबू तन गए। यानी वर्षा ऋतु आती है
वर्षा ऋतु प्रारंभ होता है तो आसमान के अंदर घटा रूपी तंबू तन गए हैं, अर्थात आसमान में हर जगह गहरी काली घनघोर घटाएं छाई रहती हैं और आज छमका रही है पावस रानी बूंदा बूंदियों की अपनी पायल। और आज मानो वर्षा रूपी एक सुंदर नारी छम छम करके अपनी पायल बजा रही है, अर्थात वर्षा होने से, बूंदों के गिरने से छम छम की जो आवाज़ है वो वहाँ गिरती है। तो इसी चीज़ को कवि कहता है कि आज वर्षा ऋतु रूपी सुंदरी लगातार बूंदा बूंदियों के माध्यम से मानो अपनी पायल छमका रही थी या उन्हें बजा रही थी, यानी वर्षा की बूंदें छम छम कर गिरने लगी हैं। और इस मौसम में भी देखो झिंगुर लगातार अपने स्वर रूपी शहनाई को बजाने लग गए हैं, मानो वो वर्षा रानी के स्वागत में शहनाई बजा रहे हों। और आज चालू हो गई झिंगुरों की शहनाई अविराम, मानो वर्षा रानी के आने से उसके स्वागत में वो शहनाइयाँ बजा रहे हैं। और आज जोरों से कूक पड़े नाचते थिरकते मोर, मोर भी नाचते और थिरकते हुए जोरों से केकारव, यानी उनकी कुहुक, मोरों के बोलने की आवाज़ जो है वो आ गई है। इस तरह से जो मोर हैं वो भी बोलने लग गए। और आज आ गई है वापस जान दूब की झुलसी सिराओं के अंदर, और जो घास ग्रीष्म की झुलस से, गर्मी से झुलस गई थी, उन घास के अग्रभाग में उनकी शिराओं में आज वापस से मानो जान लौट कर आ गई हो। अर्थात दूब की गर्मी से झुलसी हुई नोकों पर या अग्रभागों में वापस जान आ गई और उनमें हरियाली छा गई। आज ग्रीष्म भी अपना सारा साजो सामान अपने संगे साथियों को समेट कर इस धरती से चुपचाप विदा हो गया है। अर्थात संसार को तपा देने वाला जो ग्रीष्म काल है अब अपना सारा तामझाम, तपन, लू, अपनी उमस आदि सभी को समेट कर वो चुपचाप से चला गया है। तो यहाँ पर कवि कहता है कि बादलों को आकाश में तने हुए तंबू बताया है। बादलों को तो क्या बताया है, ये मैंने आपको पहले बता दिया। बादलों को तो आकाश में तना हुआ क्या बताया है, तंबू बताया है। और वर्षा ऋतु को, वर्षा को एक सुंदर नारी, सुंदरी के रूप में चित्रित किया है यहाँ पर। और बूंदा बूंदी को पायल की चमक बताया है। और झिंगुरों का जो स्वर है वो शहनाई वादन, शहनाई की आवाज़। और ग्रीष्म को लाव लश्कर सहित चले जाने वाला एक यात्री बताकर यहाँ कवि ने बहुत सुंदर ढंग से चित्रण किया है। तो देखिए बच्चों, इसमें किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या होते हैं, इस तरह का आपके माइंड में कोई सवाल नहीं होना चाहिए। हमें तो पूरी कविता टॉपिक अच्छे से सीखना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर दोनों तरह की जो कविताएं हैं उनका बहुत अच्छे से वर्णन कर दिया है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु में यहाँ किसान, पक्षी, खेत, मेंढक, आसमान। तो देखिए, एक दोनों तरह का जो क्वेश्चन है वो आपके माइंड में आना ही चाहिए। कवि ने ग्रीष्म ऋतु का जो वर्णन किया उसे अपने शब्दों में लिखिए। कवि ने वर्षा ऋतु का जो वर्णन किया है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो जब ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करेंगे तो आप बताएंगे कि जब ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है या ग्रीष्म ऋतु होती है तो सारी धरती पर भीषण लू, तपन, उमस भरा परिवेश होता है, वातावरण होता है। किसान उस उदास और हताश भाव से हमेशा प्रकृति को कोसता रहता है। और पक्षी मिट्टी धूल में स्नान करते रहते हैं। और इसी के साथ में अगर हम बात करें, जो खेत हैं वो बिल्कुल सूख कर वीरान और उनमें उजाड़पन आ जाता है। और मेंढक मिट्टी में दुबके होते हैं और आसमान बदरंग, बेरंग का दिखाई देता है। इस तरह ये ग्रीष्म ऋतु का। वर्षा ऋतु में क्या होता है कि जब वर्षा ऋतु होती है या वर्षा ऋतु का आगमन होता है, आसमान में काले काले जो बादल हैं वो छा जाते हैं और हल्की हल्की
बूंदा बूंदियों के रूप में बारिश होती रहती है और झिंगुरों की आवाज़ प्रकृति में हर तरफ सुनाई देती है। मोर नाचते थिरकते हुए कुहुकते रहते हैं, उनकी आवाज़ आती रहती है। और दूब जो ग्रीष्म की भीषणता से झुलस गई है, उन शिराओं में फिर से जान लौट कर आ जाती है। और इस तरह जो वर्षा ऋतु के आने से जो ग्रीष्म ऋतु है वो चुपचाप अपना लाव लश्कर, अपना साजो सामान, लू, तपन, उमस, इन सब को लेकर मानो वो चला जाता है, विदा हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो एक बार आप लोग सीख गए होंगे। अब मैं सेकंड जो कविता है इसके अंदर उषा की लाली, वो मैं आपको और समझा देता हूँ। और इस तरह से आपको ये कविता बहुत अच्छे से समझ में भी बैठ गई, क्योंकि जब तक आप इसको ढंग से सीखेंगे नहीं बच्चों, पढ़ने का आनंद ही नहीं आता है। तो जो ये उषा की लाली कविता है, इस कविता के अंदर सूर्योदय का वर्णन किया गया है। और इसी कविता से नागार्जुन का प्रकृति के प्रति जो प्रेम है वो भी दिखाई देता है कि वह सूर्य उदय होता हुआ किस तरह से देखता है, उसका वर्णन कितने सुंदर ढंग से वो करता है। उषा की लाली, इस कविता में उषा काल में प्राकृतिक परिवेश में जो लालित्य है, सौंदर्य है, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो ये कविता है बच्चों उषा की लाली। उषा की लाली जो कविता है, इसमें कवि ने उषा काल में, प्रातः काल में प्राकृतिक परिवेश में जो लालिमा छा जाती है, जो सौंदर्य छा जाता है, उसका बहुत सुंदर ढंग से इन्होंने वर्णन किया है। यहाँ कवि इस कविता के अंदर देखिए, मैं आपको पहले ही कुछ बातें समझा देता हूँ कि उषा की लाली कविता में कवि नागार्जुन का प्रकृति प्रेम जो है सहज रूप में व्यक्त हुआ है। एक तो इस कविता के अंदर प्रकृति प्रेम मुखरित हुआ है। ठीक है, और क्या ध्यान रखेंगे, शिशु रूप में उगते हुए सूर्य की अप्रतिम छटा से कवि का मन अभिभूत हो जाता है। और सूर्य को एक शिशु के रूप में उषा की लाली में अभी से गए निखर हिमगिरी के कनक शिखर आगे बढ़ा शिशु रवि, यानी यहाँ पर जो सूर्य है उसे किस रूप में उपमा दी है, शिशु के रूप में। यानी वही रूपक अलंकार का है कि शिशु रूपी सूर्य, शिशु सूर्य, सूर्य शिशु, यानी कि एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर जब आरोपित कर देते हैं तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। तथा उदय होते हुए सूर्य की केसरी आभा जो कि हिमगिरी के शिखर का आभास दे रही है, से कवि दूर नहीं होना चाहता। तो यहाँ देखिए उषा की लाली, उषा की लाली में अभी से गए निखर हिमगिरी के कनक शिखर। अब हिमगिरी हिमालय पर्वत में कनक मतलब स्वर्ण, शिखर मतलब चोटियाँ। हिमालय पर्वत की स्वर्णिम जो चोटियाँ हैं वो और भी ज़्यादा निखर गई हैं। कवि यहाँ पर वर्णन करते हुए कहता है कि सूर्योदय होते समय प्रातःकाल सूर्योदय की लालिमा से हिमालय की चोटियाँ स्वर्णिम चमक से निखर गई हैं।
वे सोने के जैसे लग रही हैं। उषा काल में सूर्य जब कुछ आगे बढ़ा शिशु रवि, यानी शिशु रूपी जो सूर्य है थोड़ा और आगे बढ़ा अर्थात थोड़ा और उदय हुआ। बदली छवि, तो हिमालय के अंदर जो छवि है वह बदल गई। बदली छवि यानी वहाँ का जो छवि है, वातावरण है या प्राकृतिक सौंदर्य वो बदल गया। देखता रह गया अपलक कवि, और उस सौंदर्य को जो कवि है वो बिना पलक झपकाए और उसे देखता ही रह गया। डर था प्रतिपल, और हर पल कवि के हृदय में एक डर था। अपरूप यह जादुई आभा, अपरूप यह जादुई आभा कि हिम शिखर पर ये जादुई जो चमक है वो कहीं अपरूप ना हो जाए, अर्थात बेरूप वाली ना हो जाए, ये बदल ना जाए, जाए ना बिखर, ये कहीं बिखर ना जाए, समाप्त ना हो जाए। इसलिए हमेशा कवि के हृदय में एक डर रहता है। आगे कहता है उषा की लाली में भले हो उठे थे निखर हिमगिरी के कनक शिखर। हिमालय पर्वत के स्वर्णिम चोटियाँ, कनक मतलब स्वर्णिम, शिखर मतलब चोटी। वापिस सुन लीजिएगा, यहाँ कवि इस कविता के अंदर सूर्योदय का वर्णन करते हुए बताते हैं कि जैसे जैसे सूर्य उदय होता है तो सूर्य की जो लालिमा है, सूर्य का जो सौंदर्य है, सूर्य के आगमन से जब उनकी किरणें, आप इसको इस तरह से समझिएगा कि जैसे ये हिमालय पर्वत है और यहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ छाई हुई है, और यहाँ से मान लीजिए ये सूर्य क्या हो रहा है, उदय हो रहा है। अब ये जब सूर्य उदय होता है तो सबसे पहले इसकी जो लाल किरणें हैं वो सफ़ेद बर्फ़ के ऊपर प्रसारित हो रही हैं। सफ़ेद बर्फ़ पर जब लाल पीली किरणें प्रसारित होती हैं तो उससे वो हिमालय पर्वत का जो शिखर है, चोटी है, वो स्वर्ण के समान, सोने के जैसी लगने लगती है। और जब वह सूर्य एक शिशु की भांति थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो हिमालय पर्वत के सौंदर्य की जो छवि है उसमें परिवर्तन होना शुरू होता है, वह बदलना आरंभ होता है। लेकिन कवि उस सौंदर्य को बिना पलक झपकाए देखता रह जाता है। कवि के हृदय में हर पल ये डर रहता है कि एक जादुई जो चमक है, आभा है, वो कहीं अपरूप ना हो जाए, यानी बिना रूप वाली बदरंग ना हो जाए, क्योंकि अभी तो कितना स्वर्णिम सौंदर्य लग रहा है। जाए ना बिखर उषा की लाली में भले हो उठे थे निखर हिमगिरी कनक शिखर, यानी उषा की लालिमा में भले ही हिमालय पर्वत के स्वर्णिम जो शिखर हैं, चोटियां हैं, वो निखर गई हों या और भी सुंदर हो गई हों। तो एक छोटी सी कविता है जहां कवि ने सूर्योदय का वर्णन किया है। तो आप इसको आराम से कहेंगे कि कवि हिमालय पर्वत पर, हिमालय की चोटियों पर जब सूर्य की लाल पीली किरणें फैलती हैं तो वहाँ एक स्वर्ण जैसा, एक सोने जैसा उस हिमालय का रंग दिखाई देता है। और कवि हिमालय की चोटियों के उन सुंदरता को, सौंदर्य को देखता रहता है। जैसे जैसे शिशु रूपी सूर्य
आगे बढ़ता है अर्थात धीरे धीरे वो उदय होता है, तो वहाँ का जो सौंदर्य है उसमें बदली छवि, उसमें छवि जो है वो बदलती हुई दिखती है। और कवि बिना पलक झपकाए उस प्रकृति की सुंदरता को देखता रहता है। हर पल उसके हृदय में डर रहता है, कहीं ये आसमान पर यानी ये जो हिमालय पर्वत है इस पर जो स्वर्णिम सौंदर्य की आभा चमक छाई हुई है वो कहीं बिखर ना जाए या उसमें बदलाव ना हो जाए। ठीक है, तो वापिस सुन लीजिए। हिमगिरी का मतलब हिमालय होता है, कनक मतलब सोना, शिखर चोटी, अपलक आपको बताई दिया बिना पलक झपकाए। अपरूप का मतलब बदरूप होता है, बेरंगा। आभा मतलब शोभा कांति, और निखर मतलब स्वच्छ चमकदार। इस कविता में कवि नागार्जुन जी उषा काल में प्रातःकाल, उषा काल का मतलब है प्रातःकाल, प्रातःकाल में प्राकृतिक परिवेश में जो सौंदर्य छा जाता है उसका बहुत सुंदर चित्रण किया है। कवि वर्णन करते हुए कहते हैं, उषा की लालिमा में हिमालय की चोटियाँ स्वर्णिम चमक से निखर गई हैं, वे सोने के जैसे लग रही हैं। उषा काल में सूर्य जब कुछ आगे बढ़ा तो कवि उसकी बदली हुई मनोरम छवि को एकटक देखता रह गया, उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उस समय कवि को यह भय हो रहा था कहीं प्रातःकाल की ये चमत्कारी शोभा बदरंग ना हो जाए, कहीं ये प्राकृतिक सौंदर्य बिखर ना जाए। उषा की लालिमा जब धरती और हिमालय पर फैलती है तो उससे सारा परिवेश स्वर्णिम आभा से रंग गया, सब ओर एक स्वच्छ चमक फैल गई और हिमालय के बर्फीले शिखर सोने के समान चमकने लगे, जिससे कवि को उषा की लाली अत्यधिक मोहित करने वाली मुग्धकारी लगी। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए इसके क्वेश्चन आप फटाफट सुन लीजिए। ग्रीष्म की धूल में कौन नहाता है? अब ग्रीष्म की धूल में देखिए आपने इसमें से बताना है, तो गोरैयों का झुंड, लाइन याद होगी आपको। नागार्जुन हिंदी के अतिरिक्त किस भाषा में रचना कर्म करते हैं? तो मैथिली भाषा में यात्री उपनाम से लिखते हैं, आप जानते हो। फिर है उषा की लाली कविता किस समय का वर्णन है? सूर्योदय के समय का वर्णन है। उषा की लाली कविता में सूर्योदय के समय का वर्णन है, आप बता देंगे सूर्योदय के समय का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेतों की मिट्टी पथराई हुई क्यों हो गई? ग्रीष्म ऋतु के तेज गर्मी से, ग्रीष्म ऋतु के तेज गर्मी से, ताप से खेतों की जो मिट्टी है वो पथराई हो गई, पत्थर जैसी कठोर हो गई है। कवि ने आसमान को बदरंग क्यों बताया है? क्योंकि ग्रीष्म काल की लू, धूल और आंधी के चलने से कवि ने आसमान को बदरंग बताया है। यानी ग्रीष्म काल के अंदर आंधी, धूल, मिट्टी उड़ती है, आसमान में कहीं बादल नहीं होते हैं, इसलिए आसमान का रंग बदरंग हो जाता है। उषा की लाली कविता के अनुसार कवि को क्या डर लग रहा था? कवि को इस बात का डर लग रहा था कि ये प्राकृतिक जो शोभा है, ये प्राकृतिक जो सुंदरता है, ये कहीं बिखर ना जाए, कहीं समाप्त ना हो जाए, इस बात का कवि को डर लग रहा था। कविता उषा की लाली में हिमगिरी किसे कहा गया है? हिमालय को। आप जानते हो हिमालय पर्वत को हिमगिरी कहा है, हिमगिरी हिमालय को कहा गया है। क्लियर? वर्षा ऋतु के आगमन से प्रकृति में कौन कौन से बदलाव आते हैं? तो ये मैंने आपको कविता पढ़ाते समय बता दिया। जब वर्षा ऋतु का आगमन होता है तो प्रकृति में हर तरफ हरियाली छा जाती है। ठीक है, हर तरफ हरियाली छा जाती है, आसमान में घने गहरे बादल छा जाते हैं और मेंढक धरती से बाहर आकर टरटराने लगते हैं, झिंगुर भी लगातार शब्द करते हैं, बादलों की गड़गड़ाहट के साथ मोर जोरों से कूकने और नाचने लगते हैं। ठीक है, और उषा की लाली कविता का शिल्प सौंदर्य बताइए। तो इसके अंदर आप बताई देंगे कि यहाँ कवि ने तत्सम तद्भव देशज शब्दावली का प्रयोग करा है, शब्दों का प्रयोग भावानुकूल किया है। इस कविता में, इस पद में मधुरता, सरसता, गेयता है। ठीक है, भाषा सरल, सुबोध, प्रभामयी है। सूर्य को एक शिशु की भांति आगे बढ़ता हुआ बताया है।
इस तरह से ये बातें आप इसमें नोट कर लेंगे। ठीक, तो ये सभी प्रश्न मैंने आपको समझा दिए हैं और उम्मीद है कि आपको एक कविता दोनों अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं हम लोग अगली बार अगले नए चैप्टर को लेकर, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।